Assalamu alaikum students. Today myself Ulfat Gulzar. Today we are going to discuss a new topic that is postpartum hemorrhage. So we will continue the postpartum hemorrhage. Today we will discuss the part first of this topic. So today we will discuss what is postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage is which is also called as postpartum bleeding or postpartum hemorrhage is often defined as the loss of more than 500 ml or 1000 ml of blood within the first 24 hours following the childbirth. So postpartum hemorrhage को हम postpartum bleeding भी बोलते हैं, postpartum hemorrhage भी बोलते हैं. तो इसको हम कैसे define कर सकते हैं? जब postpartum means after delivery, following childbirth, बच्चा पैदा होने के बाद या डिलीवरी के बाद अगर ब्लड लॉस जो होता है 500 ml से नॉर्मल डिलीवरी में वेजिनल डिलीवरी 500 ml से ज़्यादा हो या सिजेरियन सेक्शन हो 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो हम उसको बोलते हैं कि दैट मदर हैज डेवलप्ड पोस्टपार्टम ब्लीडिंग और पोस्टपार्टम हेमरेज. So primary postpartum bleeding is defined as blood loss in excess of 500 ml following vaginal delivery or 1000 ml following cesarean section in the first 24 hours following birth. प्राइमरी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में मैंने जो आपको बोला कि प्राइमरी अगर हम बोलेंगे किसको बोलते हैं, जब इमीडिएटली आफ्टर चाइल्ड बर्थ अगर वेजिनल डिलीवरी हो तो 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो विद इन 24 आवर्स बर्थ के बाद अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या बोलते हैं इसको पोस्टपार्टम ब्लीडिंग. Secondary postpartum bleeding is that which occurs after the first day and up to 6 weeks after childbirth. सेकेंडरी होता है जब 24 आवर्स खत्म हो गए पहले दिन से लेके विद इन 1 वीक चाइल्ड बर्थ के बाद उस एक वीक में कभी भी अगर ब्लीडिंग हो गई जो अब नॉर्मल बहुत ज़्यादा हो 500 ml या 1000 ml से ज़्यादा हो तो हम उस टाइम उसको बोलते हैं ये सेकेंडरी पोस्टपार्टम ब्लीडिंग है. Symptoms generally include heavy bleeding from the vagina that does not slow or stop over time. Initially, there may be an increased heart rate, feeling faint upon standing, and an increased respiratory rate. So, symptoms अगर हम मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और जनरली हम symptoms देखेंगे जिनमें हैवी ब्लीडिंग होती है वेजिना से, तो वो स्टॉप ही नहीं होती है, स्टॉप भी नहीं होती है, स्लो भी नहीं होती है, तो कंटिन्यूसली वो होती रहती है. तो इनिशियली वहाँ पे हम अगर देखेंगे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, पेशेंट को जब हम मदर को उठने के लिए बोलते तो वो चक्कर उसको स्टैंड उसको फेंट हो जाती है, चक्कर सा आता है, एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी क्रेविंग हो जाती है, मतलब लॉन्ग ब्रेथ्स लेते हैं पेशेंट्स को, लॉन्ग ये रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाती है तो उतनी ज़्यादा वो क्रेव करती है फॉर ऑक्सीजन. As more blood is lost, the woman may feel cold, blood pressure may drop and she may become unconscious. जितना ज़्यादा ब्लीडिंग होती जाएगी, जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो उतनी ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, मतलब मदर कूल हो जाती है, पूरी ठंड पड़ जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और कभी कभी जब ज़्यादा होता है तो अनकॉन्शियसनेस हो जाता है और कभी कभी पेशेंट शॉक में भी चला जा सकता है. साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सर्कुलेटरी शॉक में also include blurry vision, cold and clammy skin, confusion and feeling sleepy or weak. तो शॉक के सर्कुलेटरी शॉक के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ब्लरी विजन मीन्स धुंधलापन आंखों में आ जाता है, बिल्कुल अगर हम पेशेंट को हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल वो कोल्ड एंड कॉमी होगी, बिल्कुल ठंड पड़ जाए, जैसे हम बोलते हैं कि पेशेंट को जल्दी से ब्लैंकेट ऊपर से डालो, पेशेंट को सर्दी लग रही है. कंफ्यूजन, वो इधर उधर इरेलीवेंट बातें करने लगती है मदर. फीलिंग स्लीपी और वीक, हम उठाने की कोशिश करें लेकिन मदर डिसऑरिएंटेड सी होती है, उसको नींद सी आती है, वीकनेस फील होती है. So here we will make a review just postpartum hemorrhage. Primary means within 24 hours of birth, greater than 500 ml अगर vaginal birth है, greater than 1000 ml अगर cesarean section है, और उसके साथ एनी अमाउंट दैट काजेज सिम्टम्स, कोई भी अमाउंट लेकिन वहाँ से सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो, जो मैंने आपको बोला सिम्टम्स कौन कौन से होंगे. रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, बॉडी कोल्ड हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा. तो सेकेंडरी पीपीएच अगर एक्सेसिव
या एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी 24 आवर्स से लेके 12 वीक्स पोस्ट नेटली मीन्स आफ्टर डिलीवरी, यूजुअली 1 वीक टू 12 वीक्स। उस ड्यूरिंग 12 वीक्स में कभी भी अगर उसको पोस्ट नेटल ये ब्लीडिंग होगी, हम उसको सेकेंडरी पीपीएच बोलते हैं। ऑफन एसोसिएटेड विद एंडोमेट्राइटिस, लेकिन यूजुअली सेकेंडरी जो काज होता है वो हमेशा एंडोमेट्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। उसमें अगर किसी भी रीजन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गए, उसकी वजह से फिर सेकेंडरी पीपीएच हो सकता है। हम इसको फर्दर से आप डिवाइड कर सकते हैं, माइनर या मेजर पीपीएच भी बोल सकते हैं। सो पीपीएच वन ऑफ द लीडिंग काज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी, ये मैटरनल मोर्टिलिटी में एक बहुत ही लीडिंग काज है जिसकी वजह से मदर्स में डेथ होती है। 1 to 5% ऑफ डिलीवरीज में पीपीएच होता है। 100 में से 1 to 5% ऐसी डिलीवरीज होती है जिनमें पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। ये वो काज है पोस्टमार्टम प्राइमरी काज पोस्टमार्टम विच एडमिट ए वुमेन टू आईसीयू। अदरवाइज डिलीवरी के बाद एक मदर को आईसीयू में एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं होती है, उतनी नीड नहीं पड़ती कि हमको इंटेंसिव केयर। लेकिन अगर पीपीएच सिवियर हो तो हमें मदर को इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करना पड़ता है। ब्लड फ्लो द यूट्रस एट द टर्म इज ग्रेटर देन 700 ml पर मिनट। उस टाइम जब जो यूट्रस होता है उस टाइम पे जब पीपीएच होता है या आफ्टर पोस्ट नेटल पीरियड होता है उस टाइम ब्लड सप्लाई 700 ml से ज़्यादा होता है। इसलिए जब ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा होती है, वहाँ कोई काज होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो तो ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। Blood loss often underestimated and bleeding not always obvious. So what signs can we look for? Usually बोलते हैं कि जो blood loss होता है यूजुअली बहुत सारे केसेस में अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ब्लीडिंग नॉट ऑलवेज ओबियस, ब्लीडिंग भी हमें समझ नहीं आती क्योंकि यूजुअली पोस्ट नेटल पीरियड में मदर को डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, तो बहुत सारे टाइम ऐसा भी आता है हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो होनी है, पोस्टमार्टम ब्लीडिंग तो होती है। तो हम ये नहीं देखते कि ज़्यादा तो नहीं हो रहे, क्यों हो रहे, कितनी हो रही, तो उसकी वजह से हमें कौन से साइंस याद रखनी चाहिए जिससे हमें पता चले कि अगर वहाँ से ब्लीडिंग कम भी हो रही है, ये साइंस एसोसिएटेड है, मे बी दिस कैन बी ए पीपीएच। So what are the signs symptoms related to blood loss with postpartum hemorrhage? यहाँ पे मैंने टेबल में मेंशन किया, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 10 to 1500 मतलब 500 to 1000 अगर ml ब्लड होता है, क्या मैंने बोला आपको 10 to 15 जिसको हम बोल सकते हैं 500 to 1000 ml तक अगर ब्लड हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। उस टाइम साइनस सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम्स हुए जैसे पाल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस, सिर भारी हल्का लगेगा, माइल्ड इंक्रीज इन हार्ट रेट, और ज़्यादा उतने सिम्टम्स नहीं होंगे। अब अगर लॉस है 1000 ml to 1500 ml तो ब्लड प्रेशर स्लाइटली लो हो जाता है, वीकनेस होती है, स्वेटिंग होती है, टेकिकार्डिया होता है, टेकिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, 100 to 120 बीट्स पर मिनट हो जाते हैं। तो अब अगर ब्लड लॉस 1500 ml से 2000 ml तक, 2000 ml से ज़्यादा, तो बीपी बिल्कुल लो हो जाए, 70-80 हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। पेशेंट को कौन से साइनस रेस्टलेसनेस आएगी, उसको आराम ही नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, पेलर कलर चेंज होगा, ऑलिग्यूरिया हो जाएगा। ऑलिग्यूरिया मीन्स यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा, टेकिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो अब अगर 2000 ml to 3000 ml लॉस हो रहा है, उस टाइम बीपी बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, पेशेंट लेथार्जिक हो जाएगा, आयर हंगर हो जाएगी मीन्स क्रेविंग फॉर आयर ऑक्सीजन के लिए, तो उतनी उतनी ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। एन्यूरिया, एन्यूरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन, यूरिन बिल्कुल भी पास नहीं होगा, पेशेंट कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, बिल्कुल भी बात नहीं करे, टेकिकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। नाउ स्टेप्स टू मैनेजिंग पीपीएच। यूजुअली कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हम मैनेज कर सकते हैं पीपीएच को, तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं। जैसे रूल नंबर फर्स्ट इज प्रेडिक्ट मीन्स आइडेंटिफाई पेशेंट्स एट रिस्क। अगर आपको मैनेज करना है तो पहले ऐसे पेशेंट्स को जो एट रिस्क है, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होती है, डायबिटिक मदर्स होती है, या किसी में प्रोलॉन्ग्ड लेबर होता है बहुत टाइम, तो ऐसी मदर्स को जो हाई रिस्क है, जिनको होने के चांसेस हैं, उनको हमें पहले आइडेंटिफाई रखना, उनको ज़्यादा केयर देना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, प्रिपरेशन करके रखनी है। वो क्या प्रिपरेशन है? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, पीपीएच प्रोटोकॉल। बाद में नेक्स्ट पार्ट सेकंड में आपको पीपीएच प्रोटोकॉल बोलूँगी। पीपीएच प्रोटोकॉल क्या है? पीपीएच प्रोटोकॉल में कुछ ड्रग्स आते हैं जिनको हम देते हैं, जिनकी वजह से पीपीएच कम होता है, तो वो एक प्रोटोकॉल है क्या दे सकते हैं।
वो मैं आपको पार्ट सेकंड में पढ़ाऊँ। यहाँ पे मैं सिर्फ मेंशन करूँगी मैनेजमेंट हम किस तरह कर। सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मीन्स बहुत सारे डिसिप्लिन को हम उनका अप्रोच हम एक साथ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें लग रहा है हमारे पास पेशेंट एट रिस्क है, नहीं भी है, तब भी हमारे पास मल्टीपल डिसिप्लिन का अप्रोच होना चाहिए। जैसे ब्लड बैंक की फैसिलिटी, एक एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए, एक गायनोकोलॉजिस्ट ओबस्टेट्रिशियन अवेलेबल होने चाहिए, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रेफरल फैसिलिटी। तो ये सब कुछ हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हमारे पास होना चाहिए। मैनेज में क्या करना है? टाइमली एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। टाइमली, क्योंकि अगर टाइमली करेंगे मदर को बचा सकते हैं, अगर हम टाइमली नहीं करेंगे तो लॉस की वजह से मे बी मदर की डेथ भी हो सकती है। सो टाइमली एक्यूरेट डायग्नोसिस मीन्स माइल्ड को हम मॉडरेट और सीवियर हमें समझ आना चाहिए। मदर को सीवियर पीपीएच होगा, हमें लगेगा माइल्ड है, ठीक हो जाएगी, रेफरल की जरूरत नहीं। सो देयर शुड बी एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन मीन्स कब क्या देना है, कौन सा मेडिसिन कब देना है, अगर हम ऑक्सीटोसिन दे रहे कितना देना है, कब देना है, ये सब चीज़ें हमें एक्यूरेटली पता होनी चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का या कोई और चीज़ हम दे रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, थर्ड स्टेज में देखेंगे, जब थर्ड स्टेज यूजुअली चाइल्ड बर्थ के बाद आता है, उसमें प्लेसेंटा जब एक्सपल होता है, उस स्टेज में हमें प्रॉपरली अगर हम केयर करेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, तो पीपीएच जो नेक्स्ट होने वाला होता है उसकी इंसिडेंस रेट बहुत कम हो जाती है। नाउ काजेज ऑफ पीपीएच यूजुअली क्या है? हम सिंपली बोल सकते हैं एनी डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल। एनी डिविएशन नॉर्मल से कोई भी चीज़ अगर डिवेट हो गई तो क्या होता है, उसकी वजह से पीपीएच हो सकता है। तो यूजुअली काजेज क्या है? प्लेसेंटा कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम यूट्रस, ठीक है। मायोमीट्रियम कंट्रैक्टस, वैसे नॉर्मली ये नॉर्मल होते हैं, वेसल इज कंस्ट्रक्ट कोगुलेशन पाथवेज एक्टिवेट। तो ये भी पता है प्लेसेंटा जो होता है वो कंप्लीटली सेपरेट होता है यूट्रस से, मायोमीट्रियम कंट्रैक्ट होता है, वेसल कंस्ट्रक्ट होती है, कोगुलेशन पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें काजेस क्या हो सकते हैं, जो काजेस है जो मैंने आपको इन सब चीज़ों में अगर कहीं पे भी नॉर्मल से डिविएशन, प्लेसेंटा प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुआ, कोगुलेशन टाइम में चेंज आ गई, या कोगुलेशन कोगुलोपैथीज हो गई, क्लॉटिंग फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, या इन सब काजेस में जो मैंने आपको बोला नॉर्मल सी में होना चाहिए, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्शन, इनमें अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी दैट कैन लीड टू द पीपीएच। 4 T's ऑफ पीपीएच क्या हो सकता है? ट्यून, फेलियर ऑफ यूट्रस टू कंट्रैक्ट। ट्यून मीन्स एटोनिसिटी हो जाती है। ट्यून होता है नॉर्मल कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ यूट्रस, कितना कंट्रैक्ट रिलैक्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ट्यून जो होता है यूट्रस का, ये लॉस हो जाता है, फेलियर हो जाए, मीन्स प्रॉपर कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन नहीं होता है। टिश्यू, रिटेन्ड प्रोडक्ट इन यूट्रस, जो मैंने आपको अभी बोला नॉर्मल सी में पूरा प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू कोई ना कोई पार्ट रिटेन हो जाता है यूट्रस में, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रामा, वेजाइनल पेरिनियल यूट्राइन। ट्रामा मीन्स कोई भी इंजरी हो गई, कहाँ पे, वेजाइना में, पेरिनियल एरिया में, यूट्राइन में, ब्लड वेसल में, कहीं पे भी कोई टीयर या कुछ भी हो गया जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। थ्रोम्बिन, कोगुलेशन एबनॉर्मलिटीज मतलब कोगुलोपैथीज मीन्स जिनमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल ना रहे, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाए तो बहुत ब्लीडिंग हो, क्लॉटिंग टाइम कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, जल्दी से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो तो ब्लीडिंग हो जाएगी। बहुत सारे पेशेंट्स में कोगुलेशन ये प्रॉब्लम्स होती है, जैसे लिवर पेशेंट्स में, या कोई एंटी कोगुलेशन कोगुलेंट थेरेपीज पे होता है तो उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। टोन, टोन मीन्स एटोनी ऑफ यूट्रस, मीन्स कंट्रैक्टिबिलिटी ऑफ यूट्रस जो होती है वो चेंज हो जाती है, वो कंट्रैक्टिबिलिटी फंक्शन नहीं रहती है। तो यूजुअली जो नॉर्मली यूट्रस होता है उसमें क्या होता है, उसका एक नॉर्मल अपना फंक्शन होता है, कंट्रैक्टिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो कंट्रैक्टिबिलिटी जो फंक्शन होती है वो कमजोर पड़ जाती है, प्रॉपर कंट्रैक्शन नहीं होता है। 75 to 90% ऑफ पीपीएच आकर ड्यू टू द टोन प्रॉब्लम। काजेस क्या हो सकती है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, लार्ज बेबी, मल्टीपल जेस्टेशन। बहुत ज़्यादा यूट्रस ओवर डिस्टेंटेड हो गए, फिर नॉर्मल पोजीशन पे वापस नहीं आता, वो किसकी वजह से, बेबी अगर लार्ज साइज का होगा, बहुत सारे जेस्टेशन हुए हैं तब जाके। यूट्राइन मसल एग्जॉर्शन, प्रोलॉन्ग्ड लेबर, बहुत टाइम तक मदर लेबर में रहेगी
उसकी वजह से यूट्राइन मसल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाते हैं। यूट्राइन इन्फेक्शन, यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गई, यूट्राइन रिलैक्सेंट जैसे जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स देते हैं, उनकी साइड इफेक्ट की वजह से यूट्रस रिलैक्स हो जाता है, फिर वो कंट्रैक्ट ही नहीं होता है, विद द रिजल्ट वो प्लेसेंटल जो होते हैं अंदर फ्रेगमेंट्स वो नहीं निकलते हैं, ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट नहीं होती, तो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती। रिटेन्ड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स, अगर कभी कभी कोई प्लेसेंटा कोई फ्रेगमेंट अंदर रह गया, वो बाहर नहीं निकला, तो उस प्लेसेंटल फ्रेगमेंट की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है। नेक्स्ट इज टिश्यू, रिटेन प्लेसेंटल प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कभी कोई टिश्यू अंदर ही रह गया, प्लेसेंटल टिश्यू जो रिमेन्स होते हैं प्लेसेंट के, कोई चीज़ अंदर रह गई उसकी वजह से हो सकता है, तो इसकी फिर बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग होती है जिसमें हमें मैसिव ट्रांसफ्यूजन देने पड़ते हैं, हम उसमें आरबीसीज ब्लड सेल्स देते हैं। तो यूजुअली ये किन किन में हो सकता है जिनमें टिश्यू रहता है, प्लेसेंटा प्रीविया, अगर किसी को, अगर मैंने आपको प्लेसेंटा वो प्रीविया पढ़ाया, वो प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एक्रीटा इंक्रीटा, ये जो टाइप्स डिफरेंट प्लेसेंटा प्रीविया के हैं, ये मैंने आपको डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेसेंटा में पढ़ाया है। अगर कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्लेसेंटा उसकी वजह से हो सकता है, प्रेयर टू सिजेरियन सेक्शन से पहले हो सकते हैं, कभी कभी क्यूरिटे, जब हम कभी कभी अबॉर्शन वगैरह होता है या कोई किसी का प्लेसेंटा रिमेन रह जाता है तो क्यूरेट से हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, यूट्राइन इन्फेक्शन और यूट्राइन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। Next is trauma. 5 to 10% of PPH occurs due to trauma, means lacerations, incisions, uterine rupture या hematoma, means लेसरेशन मीन्स जख्म लग जाते हैं, ब्रूजिंग हो जाती है, या कहीं पे कोई इंसिजन लग गया, डीप इंसिजन, एपिजॉटमी हो गई तो उसमें डीप इंसिजन लगे, या ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड लेबर की वजह से या ज़्यादा कंट्रैक्शन की वजह से कभी यूट्राइन रप्चर हो जाता है, फट सा जाता है यूट्रस, हेमाटोमा होता है, अंदर से ब्लीडिंग कहीं पे हो गई, हेमाटोमा हो गया तो वहाँ पे ब्लीडिंग कलेक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो रिस्क किस किस चीज़ में रिस्क है, ये सब ट्रामा होने के, जैसे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, कभी कभी हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, फोर्सेप डिलीवरी करनी पर उस टाइम ये इंसिजन हो सकता है, लेसरेशन हो सकती है। प्राइमरी पैरिटी, जिसका पहला बच्चा होता है, यूजुअली उनका जो यूट्रस होता है अभी उतना कंट्रैक्टिबिलिटी उसमें नहीं होती है, तो वेजिनल स्पेस भी कम होती है, तो लेसरेशन हो सकती है। प्रीक्लम्शिया मीन्स जो मैंने आपको परसों पढ़ाया, जिनमें हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, मल्टीपल जेस्टेशन या बहुत सारी डिलीवरीज हुई हो किसी की, प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ड्यूरिंग विच लेबर एंड डिलीवरी ऑकर्स, वो बहुत टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक रहे सेकंड स्टेज में मदर रहे, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। वाल्वो वेजिनल वेरिकोसिटीज मीन्स वेन जो डिस्टेंडेड वेन्स होती है वाल्वा और वेजिना में, उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो रप्चर होती है, उनमें ब्रूजिंग या लेसरेशन होती है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज यूट्राइन इन्वर्शन, अगर यूट्राइन इन्वर्शन हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में क्या आता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये मैंने अब आपको थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेन किया। थ्रोम्बिन में कोगुलेशन डिफेक्ट्स आते हैं। कोगुलेशन डिफेक्ट्स मीन्स कोगुलेशन क्लॉटिंग वगैरह जो होता है नॉर्मल प्रोसेस में होता है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन जो बनते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो वो उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। वो किन किन मदर्स में ज़्यादा कोगुलेशन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पायरेक्सिया इन लेबर, जब फीवर लेबर में फीवर हो, सेप्सिस हो, इन्फेक्शन हो, प्रीएक्लम्शिया हो, HELLP मैंने आपको परसों भी पढ़ा है कि HELLP सिंड्रोम क्या होता है, तो प्लेसेंटल एब्रप्शन अगर हो, प्री एग्जिस्टिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और लिवर फेलियर हो किसी में, उनमें भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो ऑलरेडी किसी मदर में ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी प्रेजेंट होती है, उस कोमॉर्बिडिटी की वजह से पोस्टमार्टम पीरियड में उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स पे कोई होता है जैसे हिपेरिन, नॉक्सप्रिन, बहुत सारी मदर्स होती है जिनमें यूजुअली रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं, उनको फिर एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे रखते हैं। फीटल डिमाइस, किसी के बच्चे की अगर डेथ हो जाए तो उसकी वजह से फीटल डेथ हो जाए, फिर उसको डिलीवर करने के लिए बहुत सारे मतलब कोशिश करते हैं कि इसको सिजेरियन सेक्शन आए और बेबी, तो आप बेबी की डेथ होगी, कम से कम मदर को कम ये दे, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी फेटल डिमाइस की वजह से बच्चा जब मर गया वो मुंह ही नहीं करेगा, मोल्डिंग प्रॉपरली नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।
नाउ रिव्यू ऑफ सम रिस्क, जो हमें किन चीज़ को रिस्क, जो कौन से ऐसे रिस्क है जिनको हमें रिव्यू करना है ज्यूरिंग लेबर, ज्यूरिंग डिलीवरी, जिनको हमें या डिलीवरी से पहले हमें रिव्यू करना है, सो दैट वी कैन प्रिवेंट द पोस्टमार्टम हेमरेज, दैट इज एबनॉर्मल और रिटेन्ड प्लेसेंटा। अगर किसी का एबनॉर्मल प्लेसेंटा है, रिटेन प्लेसेंटा होगा, उसके लिए हमें जल्दी से देखना है कि द मदर इज मोर रिस्की ऑफ गेटिंग द पोस्टमार्टम हेमरेज। प्रोलॉन्ग्ड आर प्रिसिपिटेसली, अगर किसी का बहुत टाइम तक लेबर है, हमें रेडी रहना चाहिए कि पोस्टमार्टम पीरियड में भी इसको पीपीएच हो सकते हैं। लेसरेशन और यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर हमने इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी की और मदर को बहुत सारे जख्म लग गए, लेसरेशन लग गई, तो उस टाइम भी हमें रेडी रहना चाहिए। डिस्टेंडेड यूट्रस, अगर हमें मदर का आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड बड़ा यूट्रस लग रहा है, वो वापस ही नहीं, इन्वुलेशन जल्दी नहीं हो रहा है, तो ऐसी मदर हमें उस टाइम देखना चाहिए कि मदर इज एट रिस्क ऑफ गेटिंग पीपीएच। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर अगर किसी में हो, इंडक्शन ऑफ लेबर और ऑक्सीटोसिन यूज, अगर हम लेबर किसी को इंड्यूस यही से कर, उसको खुद नहीं हो रहा है, ऑक्सीटोसिन यूज करे, मेडिसिन यूज करे, तो उसको भी हमें समझ लेना चाहिए, शी इज रिस्क ऑफ गेटिंग पीपीएच। प्रीवियस पीपीएच अगर किसी को हो गए, फिटल डिमाइस, किसी का बच्चा अगर इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई, या किसी में कोगुलेशन डिसऑर्डर है, तो ये सारी जो रिस्क है हमें दिमाग में रखनी है। अगर ऑलरेडी किसी मदर को ये है, हमें अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है और उसको ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, सो दैट शी विल नॉट डेवलप postpartum hemorrhage in the future. So this was the part first. We will discuss the part second tomorrow. So hope you have understood what you regarding the postpartum hemorrhage or postpartum bleeding. Postpartum itself means delivery के बाद, prenatal means delivery से पहले, intranatal means during delivery, postnatal means after delivery, जब birth बच्चे का होता है उसके बाद. Hope you have understood. You will go through the topic. This was all about today. Allah Hafiz.